मैंने अपने घरवालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर पसंद की शादी की थी, क्योंकि जहाँ मेरे माँ-बाप शादी करना चाहते थे, मैं उस इंसान को पसंद नहीं करती थी और पूरी ज़िंदगी एक अनजाने इंसान के साथ गुज़ारने का सोचकर ही घबरा जाती थी। बारात के दिन जब मैं दुल्हन बनने के लिए पार्लर गई, तो मैंने पहले से बनाए हुए प्लान के अनुसार वहाँ से भागकर अपने पसंदीदा इंसान से शादी कर ली और हमेशा के लिए माँ-बाप के घर को अलविदा कह दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अब अगर उस घर में वापस गई तो माँ बाप बाप भाई कभी नहीं अपनाएंगे। मेरा पति बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान था, पर उसके घर वालों ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। इसलिए हम दोनों ने अपना छोटा सा संसार संसार अलग बना लिया। उसने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी थी। मैं भी अपने पति को दिल और जान से चाहती थी और उसके साथ खुश थी। शादी के 2 साल बाद जब मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। मैंने सबसे पहले यह खबर अपने पति के ऑफिस कॉल करके उन्हें सुनाई। वो भी मेरी तरह आने वाले बच्चे का सुनकर बहुत खुश हुए और उसी वक्त ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आने वाले थे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो आज आखिरी बार घर आ रहे हैं। इसके बाद मैं कभी भी उन्हें नहीं देख पाऊंगी। काश मुझे पहले ही पता हो जाता और मैं उन्हें रोक देती। ऑफिस से खुशी खुशी घर वापस आते हुए मेरे पति की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही दम तोड़ गए। कुछ देर बाद मेरे पति आखिरी बार 4 कंधों पर घर वापस आए और हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ गए। यूं मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही बाप के साय से वंचित हो गया और मैं भी भरी जवानी में न सिर्फ विधवा हो गई, बल्कि इतनी बड़ी दुनिया में अकेली रह गई। अपना सगा रिश्ता तो कोई रहा न था, गैरों के दर पर जाने वाला जमाना नहीं था। कहाँ जाती और किससे मदद मांगती? सिर्फ मेरे पति की एक दूर की रिश्तेदार थी, जिन्हें हम मौसी कहते थे। मौसी भी मेरी तरह दुनिया में अकेली थी। मैं अपने सहारे के लिए मौसी को अपने पास ले आई और हम दोनों औरतें मिलकर जिंदगी की गाड़ी को धकेलने लगी। मौसी ने इस कड़े वक्त में मेरा भरपूर साथ दिया। पति के स्वर्गवास के कुछ महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया तो मेरी फिक्रें और भी बढ़ गईं। एक जवान अकेली औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी अब आ गई थी, जिसके खाने पीने परवरिश के साथ पढ़ाई लिखाई का बोझ भी मेरे कंधों पर आन पड़ा था। ऐसे में मौसी ने मेरा बहुत साथ दिया था। उन्होंने मेरी बच्ची को घर पर संभाल लिया और मैंने निकल कर अपने लिए नौकरी तलाश करना शुरू कर दी। जल्दी मुझे पास के स्कूल में टीचिंग की जॉब मिल गई और यूं मैं वहां पढ़ाने के लिए जाने लगी। जैसे तैसे जिंदगी गुजरने लगी थी और यूं मेरी बेटी पढ़कर जवान हो गई। मेरी बेटी बहुत सुंदर थी और मैंने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी थी। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी फिक्र इसकी शादी की रह गई थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी सुलझे हुए अमीर परिवार में हो, जहाँ इसकी बाकी जिंदगी आराम से गुजरे और मेरे लिए भी कुछ आसानी हो। मैंने अपने कुछ दोस्तों और कलीग को कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता नजर आए तो मुझे जरूर बताना। कुछ दिनों बाद मैं एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों के टेस्ट चेक कर रही थी कि मेरी करीबी दोस्त सीमा मेरे पास चली आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। परिवार अच्छा है और खाता पीता है, लड़का भी इकलौता है। मैंने तो बस तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता यहाँ कराना है। सीमा ने इतने मान और यकीन के साथ कहा कि मैं भी खुश हो गई। वैसे भी वो मेरी करीबी दोस्त थी, काफी सालों से हमारा मिलना जुलना था, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को सुकून हुआ कि मेरी चिंता कम हो जाएगी और मेरी बेटी भी ऐश करेगी। कुछ दिन बाद लड़के की माँ और उसकी बहन मेरी बेटी को देखने आए। हमारे घर आए तो सामान से लदे हुए थे। वो मेरी बेटी से मिलकर इतना खुश हुए कि मुझे सोचने का मौका ही न दिया और मुझसे हाँ करवा कर ही दम लिया। मुझे भी वो लोग अच्छे और खानदानी लगे थे। मैं भी अपनी बेटी के नसीब खुलते देखकर खुश हो गई थी। लड़के वालों ने जल्दी शादी करने पर जोर दिया था, जिस पर मुझे कोई एतराज नहीं था। यूं जल्दी मैंने लड़के को भी देख लिया, जो कि मुझे पसंद आया। पसंद आने की बड़ी वजह लड़के के परिवार का छोटा होना था। लड़के का बाप इस दुनिया से जा चुका था। माँ और एक छोटी बहन ही थी जो अपने घर में बहू आने की खुशी देखना चाहती थी। दूसरा ये मेरे करीबी दोस्त का भांजा भी था, इसलिए मैं निश्चिंत थी कि मेरी बेटी अब खुश रहेगी। मैंने दिन रात लगाकर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी और शादी करने में कोई कसर न छोड़ी थी। उसे सब कुछ एक माँ दे सकती थी। मैंने देखकर अपनी दुआओं के साथ विदा कर दिया। आज मुझे बहुत अच्छा हल्का फुल्का महसूस हुआ और यूं लगा मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, जिसका वादा मैंने कभी खुद से किया था। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 बार मायके आई तो उसके चेहरे पर अंदरूनी खुशी और सुकून था, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो अपने घर में खुश है। मुझे इस बात की ज्यादा खुशी थी कि मेरी बेटी की शादी अमीर घर में हुई है।
लेकिन कुछ महीनों बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने मुझे खबर सुनाकर बेचैन कर दिया कि वो अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि इसके पति को काम के सिलसिले में देश से बाहर भेजा जा रहा है और अब इतने बड़े शहर में वो और सास अकेली नहीं रह सकती, इसलिए वो लोग अपने पुश्तैनी घर में रहेंगे। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास हुई, क्योंकि मैंने कभी उसे खुद से दूर नहीं भेजा था, पर इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं दिल पर पत्थर रखकर उससे मिलने गई और वो भी मुझसे मिलकर खुशी खुशी अपनी सास के साथ गांव चली गई। मैं बेटी के जाने के बाद कुछ दिन तो उदासी रही, मगर वो रोज अपनी खैरियत की खबर देती रही, तो फिर मेरी उदासी भी खत्म हो गई। कुछ समय बाद उसकी कॉल आना कम होने लगी और हमेशा की तरह उसकी सास ही बात करके मुझे बताती कि उसकी तबीयत बेहतर है, लेकिन अब वो आराम करेगी, इसलिए मैं उसे फोन पर बहुत कम बात करने देती हूँ। उसकी सास के अंदाज में माँ जैसी सच्ची फिक्र को महसूस करके मैं अब हरदम भगवान का धन्यवाद करने लगी। ये उसकी प्रेगनेंसी के 5वें महीने की घटना है। एक रात मेरी बेटी के ससुराल से अचानक फोन आया कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उसका देहांत हो गया है। मेरे लिए खबर किसी बड़े तूफान से कम न थी। इस खबर ने तो मेरी कमर ही तोड़कर रख दी थी। मैंने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। मुझे अपनी बेटी के ससुराली गांव का कुछ पता नहीं था, मुझे बस जल्दी से उसके गांव पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त सीमा को कॉल की तो उसने मुझे बताया कि वो पहले ही गांव गई हुई है। मैंने उससे कहा कि वो मुझे कुछ तो रास्ता बताए ताकि मैं अपनी बेटी को आखिरी बार देख तो सकूं। उसने मुझसे जान छुड़ाने के अंदाज में गांव का पता समझाया और खटाक से फोन बंद कर दिया। मैं अपनी बेटी के गम में रो रो कर निढाल हुई थी, लेकिन उस वक्त खुद को संभाल कर जैसे तैसे गांव जाने वाली बस में सवार हो गई। पूरे एक दिन के थका देने वाले सफर के बाद मैं गांव पहुंची थी। इस दौरान मैंने अपनी बेटी के ससुरालियों की मिन्नतें की मेरे आने तक मेरी बेटी का क्रियाक्रम नहीं किया जाए, क्योंकि मैं आखिरी बार उसे देखना चाहती थी। मैं जब अपनी बेटी के ससुराल पहुंची तो घर में मेहमानों का खूब तांता बंधा हुआ था और घर लोगों से भरा हुआ था, लेकिन ये बात बहुत हैरान करने वाली थी कि मेरी बेटी को एक अलग थलग कमरे में अकेले चारपाई पर एक बड़े से कंबल में लपेट कर डाला हुआ था। मैं रोते हुए अपनी बेटी से लिपट गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। पति के देहांत के बाद बेटी ही जिंदगी का जीने का सहारा थी, वो सहारा भी आज छिन गया था। कुछ ही देर बाद कुछ औरतें अंदर आईं कि जब जल्दी से क्रियाक्रम होगा। मैं चुपचाप रोते हुए एक तरफ हो गई और 1 घंटे बाद मेरी बेटी को अर्थी पर डाला गया। अब उसके जाने का समय हो गया था, लेकिन उसी समय एक अजीब बात हुई। काम करने वाली पानी पिलाने के लिए मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर बाद सब औरतों को कमरे से निकल जाने का कहूँ तो वो मुझे मेरी बेटी से जुड़ी बड़ी खबर सुनाएगी। ये सुनकर मैं बेचैन हो गई और जैसे ही मेरी बेटी को अर्थी पर लाया गया तो मैंने सब औरतों से विनती की कि मुझे कुछ देर के लिए इस कमरे में मेरी बेटी के साथ अकेला छोड़ दिया जाए। वैसे भी अब हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रही है, मैं कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती हूँ। मेरी बेटी की सास ने सब औरतों को कमरे से बाहर निकालकर सिर्फ एक नौकरानी को कमरे में छोड़ दिया। मैं एक बार फिर अपनी बेटी से लिपटकर रोने लगी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी बेटी अपनी मौत नहीं मरी, इसी कारण वो काम करने वाली मुझे कुछ बताना चाहती है। मेरे पास खड़ी नौकरानी कुछ देर मेरे चेहरे की तरफ देखती रही और फिर दौड़कर मेरे पास आई और उसने मेरे कान में चुपके से कहा कि मेरी बेटी जिंदा है। मैंने उसकी तरफ देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने आगे कहा कि खुद ही देखकर यकीन कर लो। मैंने फौरन बेटी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो मुझे लगा कि मेरी बेटी की सांस चल रही है। शायद इसे कोई ऐसी जहरीली चीज खिलाई गई है जिससे इसके होठ और शहरी नीला पड़ चुका है। वो औरत झूठ नहीं बोल रही थी, मेरी बेटी जिंदा थी, लेकिन जल्द से जल्द इसे यहाँ से निकालने की जरूरत थी। मैंने उस औरत के सामने हाथ जोड़े कि वो मेरी मदद करे और मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही वो करे। उस औरत ने फौरन हाँ कर ली और वादा किया कि वो मेरा राज हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखेगी। साथ ही मैंने उसे अपने पति की आखिरी निशानी सोने के 2 कंगन जो मैं हमेशा अपनी कलाइयों में पहने रखती थी निकालकर उस औरत की मुट्ठी में दबा दिए और जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतार कर उस काम वाली करने वाली को दे दिया कि वो मेरी बेटी को यहाँ से फौरन ले जाए और इसे किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दे। इसके बाद मैंने बेटी को अर्थी से हटाया और खुद चादर ओढ़कर लेट गई, क्योंकि मुझे अब सच का पता लगाना था कि मेरी बेटी के साथ आखिर ये जुल्म क्यों हुआ है। उस औरत ने समझदारी से मेरा चेहरा कपड़े से ढक दिया और थोड़ी देर बाद सबको बुलाकर कहा कि लड़की की माँ अपनी बेटी का आखिरी दर्शन करके पिछले दरवाजे से निकल गई हैं। वो जाते हुए कह गई कि आज से मेरा इस परिवार में कोई संबंध नहीं रहा और मेरी बेटी को यहीं क्रियाक्रम कर दिया जाए। नौकरानी की बात सुनकर जहां गांव की औरतें मुझे बुरा भला कह रही थीं, वहीं मेरी बेटी की सास और उसकी बहन भी मुझे बुरा भला कहना शुरू हो चुकी थीं। मैं उनके मुंह से अपने खिलाफ निकली हुई बातें सुनकर दंग रह गई थी, लेकिन मैं सांस रोककर लेटी रही। कुछ ही देर बाद लोग आए और अर्थी को उठाकर ले गए। मैंने यहाँ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला था
और बहुत हिम्मत और हौसले के साथ सब कुछ सहा। ऐसा कड़ा इम्तिहान सिर्फ एक माँ ही पास कर सकती है। अब मंत्र पढ़े गए, पूजा हुई और मुझे समाधि में उतारा गया। मैं ये सब कुछ होशो हवास में रहकर देखती रही, सुनती और बर्दाश्त करती रही। जब लोग समाधि को बंद करके कच्ची मिट्टी का लेप लगाया तो डर से उस समय मुझे अपनी सांस असलियत में बंद होती महसूस हुई। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती रही कि जल्द इस मुसीबत से बाहर निकल आऊं। जब सारे कर्म पूरे हो गए तो सब लोग वहां से चले गए। तो फिर वही औरत जो मेरी बेटी को लेकर गई थी वो चुपके से वहां चली आई। उसने जल्दी जल्दी कच्ची ताज़ा मिट्टी से बनी हुई समाधि की खुदाई करके मुझे बाहर निकाल लिया और हम दोनों ने मिलकर समाधि को दोबारा पहले की तरह ही बंद करके लेप लगाया। मैंने उसका धन्यवाद किया और फौरन अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जताई, जिस पर उसने मुझे बताया कि वो उसे यहाँ से बहुत दूर वीराने में ले गई है, क्योंकि उसे कुछ दिन यहाँ से बाहर निकालना नामुमकिन है। इसके बाद वो मुझे अपने साथ गांव से दूर वीराने में ले आई, जहां एक झोपड़ी में मेरी बेटी को उसने सबसे छुपाकर सुरक्षित रखा हुआ था। मैंने उस औरत का धन्यवाद किया और बेटी की जान बच जाने पर भगवान का धन्यवाद किया। जब मैंने उस औरत से असली कहानी पूछी कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है, जिस पर उसने मुझे बताया कि जिस दिन से ये लोग गांव आए हैं मैं इनके घर में काम करती हूँ और मैं रोज देखती थी कि तुम्हारी बेटी की सास इसे खाने में कोई दवा मिलाकर दे रही है, लेकिन मैं पहले समझ न सकी। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी बेटी की तबीयत बिगड़ी और उसने अपना बच्चा भी खो दिया तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि उसके बच्चे को जानबूझकर मारा गया है और अब ये लोग तुम्हारी बेटी की भी जान लेना चाहते हैं। मगर इससे पहले कि मैंने एक जड़ी बूटी शरबत में मिलाकर तुम्हारी बेटी को पिला दी, जिससे इसके दिल की धड़कन कुछ समय के लिए रुक गई और जिस्म नीला पड़ने लगा और देखने वालों को ये लगा कि जैसे ये मर गई है, मगर ये जिंदा है और जल्दी ठीक हो जाएगी। उस औरत की पूरी बात सुनकर तो मैं सकते में ही आ गई थी कि ये लोग कौन हैं और इनकी मेरे बेटी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है, जिसके बदले में उन्होंने मेरी बेटी को इतनी तकलीफ दी, यहाँ तक उसका बच्चा भी मार दिया। बच्चा तो इनके अपने बेटे का भी था, फिर भी रहम न किया। पर इन सवालों के जवाब मेरे पास मेरी बेटी ही दे सकती थी, जो मेरे सामने जिंदगी और मौत के बीच पड़ी थी। कुछ दिनों तक हम इसी सुनसान जगह में बनी हुई झोपड़ी में छुपे रहे। इस बीच वो औरत आती और मेरी बेटी का इलाज करती, जिससे उसकी तबीयत अब संभल रही थी। साथ ही वो औरत मुझे बाहरी दुनिया के समाचार भी पहुंचाती रही कि जैसे कि मेरे दामाद को अपनी पत्नी की मौत की खबर दे दी गई थी, लेकिन वो अब वापस आया है, जिसका मतलब था कि इस सब में वो भी मिला हुआ है। दूसरी तरफ मेरी बेटी ने अब खुद से उठना बैठना खाना पीना शुरू कर दिया था। जब वो ठीक हो गई तो मैंने उसे सारी कहानी सुनाई, जिस पर उसे यकीन भी नहीं आ रहा था। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि आज तक ससुराल वालों ने कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन ना जाने उनकी इस हरकत के पीछे क्या वजह थी। मैंने उससे ज्यादा कुछ पूछना ठीक न समझा। वैसे भी वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। कुछ ही हफ्ते बाद मैं उसे लेकर रात के अंधेरे में अपने घर वापस आ गई और यहाँ आकर भी मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरी बेटी जिंदा सलामत है, क्योंकि मैं इस बात का किसी को भी पता नहीं चलने दे सकती थी। मैंने धीरे धीरे दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए कि मुझे क्या करना चाहिए। फिलहाल मैं कोई अच्छा फैसला न कर पाई थी कि एक दिन मैं घर का सौदा लेने बाजार गई। वहां से वापसी पर मैं अपनी बेटी के लिए महंगा सूट लेने मॉल चली आई, क्योंकि मैं उसे महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि वो दोबारा फिर से अपनी गरीब माँ के दरवाजे पर आ बैठी है और उसकी किस्मत भी अपनी माँ जैसी ही है। मैं एक दुकान पर खड़ी दुकानदार से कपड़े के भाव को लेकर बहस कर रही थी कि वहां अचानक से मेरा दामाद किसी दूसरी लड़की के साथ नजर आया। दोनों के बीच काफी गपशप और प्यार नजर आ रहा था। उसने मुझे और मैंने उसे देख लिया था। जहां उसे किसी औरत के साथ देखकर मैं हैरान हुई, वो भी दंग रह गया, क्योंकि अभी इसकी पत्नी को मरे हुए 20 दिन भी न हुए थे कि वो किसी और औरत के साथ वक्त गुजारने पर आ गया था। मुझे अपनी बेटी के साथ जुल्म की वजह कुछ कुछ समझ आ गई थी। मैं खामोशी से दुकान के बाहर निकल आई। मुझे कुछ तो अब सोचना ही था। मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी यूं लोगों की नजरों से छुपाकर तो नहीं रख सकती थी। मैंने घर आकर अपनी बेटी को सारी बात बता दी और उसे बताया कि अब यही समय है कि उन पर केस तैयार किया जाए और उन लोगों से दूरी बना ली जाए। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसका प्लान कुछ और है। आप उन पर मर्डर का केस करें और पुलिस को साथ लेकर गाँव जाएं। गाँव में उन लोगों की बहुत इज्जत है। मैं चाहती हूँ उनका चेहरा सबके सामने बेनकाब हो। मुझे अपनी बेटी की ये बात ठीक लगी और मैं थाने जा पहुंची। जिंदगी में कभी भी थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाए थे, इसलिए दिल बहुत घबरा रहा था। मगर शुक्र है वहाँ एक लेडी कांस्टेबल मेरी जानने वाली निकल आई। दरअसल उनका बच्चा मेरी क्लास में पढ़ता था और यूं मैंने अपनी बेटी के मर्डर की FIR दर्ज करवा दी। अगले दिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और गांव जाकर छानबीन की, जिस पर ज्यादातर लोगों ने यही बयान दिया कि मेरी बेटी का ससुराल गांव का इज्जतदार परिवार है।
मैंने पुलिस से समाधि की खुदाई और पोस्टमार्टम का अनुरोध किया, जिसे सुनकर मेरी दोस्त सीमा और उसकी बहन के हाथों के तोते ही उड़ गए थे और वो फौरन मेरे आगे पीछे घूमने लगी कि तुम्हारी बेटी को हमने नहीं मारा, वो अपने ससुराल में खुश थी और अपनी ही मौत मरी है। लेकिन मेरा दिल अंदर से छलनी हुआ पड़ा था। मैंने उनकी एक भी ना सुनी और पुलिस से समाधि खुदवाने का अनुरोध किया। वैसे भी मर्डर के केस में सब कुछ कार्रवाई का हिस्सा है। और यूं गांव के बड़े लोगों के सामने एक शाम को समाधि को खोला गया और ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि अंदर कोई भी लाश मौजूद ही नहीं थी। ये सब देखकर तो मेरी बेटी की सांस के छक्के छूट गए। लोगों ने वहां गवाही दी कि समाधि में लाश को उतारा गया था। यहाँ से ये बात जाहिर हो गई कि लड़की की मौत नेचुरल नहीं थी। घर वाले जरूर कुछ छुपा रहे हैं और इसीलिए लाश को गायब कर दिया है। पुलिस ने मेरे दामाद को और उसकी मां को हिरासत में ले लिया और उनकी खूब शोर मचाने के बावजूद उन्हें ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया गया, जहां दिन रात उनकी खूब खातिरदारी हुई। इसके बाद दोनों माँ बेटे ने आखिरकार सच उगल ही दिया, जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब बदला लेने के लिए हुआ था और इस बदले ने एक बार फिर मुझे मेरे बीते हुए समय में लाकर खड़ा कर दिया था, जिससे पीछे छुड़ाकर मैं भागी थी। जब मेरा रिश्ता मेरे घर वालों ने अपनी मर्जी से तय किया तो मुझे इस पर एतराज था, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी और उसी से ही शादी करना चाहती थी। लेकिन जिस इंसान को मेरे माता पिता ने मेरे लिए पसंद किया था वो भी मुझे पसंद करता था। उसका नाम मुकेश था। उसने अपना रिश्ता अपनी पसंद से भिजवाया था, जबकि उसके माँ बाप और बहन भाई अभी देश से बाहर थे और शादी में शामिल होने के लिए आने वाले थे। मंगनी के बाद मुकेश मुझसे अक्सर मिलने आने लगा, लेकिन मेरी ज्यादा रुचि को न देखकर वो मेरा शर्माना समझता रहा। उसे लगता था कि मैं झिझक और शर्म की वजह से उससे बात नहीं करती। वो जब भी मुझसे मिलने आता तो महंगे गिफ्ट्स लाता, जो उसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत थे। लेकिन मैंने कभी भी उन गिफ्ट्स को अहमियत ना दी और उठाकर ऐसे ही रख देती। आखिरकार हमारी शादी की तारीख तय हुई और मुकेश का मिलना जुलना मुझसे कम हो गया, तो फिर मुझे भी अपने पसंदीदा इंसान के साथ मिलने का मौका मिल गया। मैंने उसके साथ मिलकर भागने का प्लान बनाया और ऐन बारात वाले दिन भागकर शादी कर ली। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे इतना खुश रखा कि मैं कभी भी पलटकर घर न जा सकी और न ही कभी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। यहाँ तक कि अपने पति की मृत्यु के बाद भी मैंने माँ बाप के दर पर जाने की हिम्मत न की। लेकिन मेरी बेवफाई का सदमा मेरे माँ बाप ने तो बर्दाश्त कर लिया था, जबकि मुकेश ये खबर सुनकर बर्दाश्त न कर सका और उसने अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से उसके परिवार का वही मकसद मुझे ढूंढना और मुझसे बदला लेना था। इस मकसद के लिए सबसे पहला और कड़ा वार उन्होंने मेरे पति पर किया, जिसकी मौत को आज तक मैं एक हादसा समझ रही थी। वो भी एक कत्ल था जो मुकेश के घर वालों ने सोची समझी साजिश के तहत करवाया था। बदले की आग में जलते हुए उस परिवार को अब भी सुकून ना आया और उन्होंने दूसरी बार की तैयारी शुरू कर दी। इस बार पहले से ज्यादा लंबी प्लानिंग की थी। जिस स्कूल में मुझे नौकरी मिली वहां मुकेश की बहन भी आ गई और वो सीमा, जिसे आज तक मैं अपनी दोस्त समझती थी, वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। उसने बहुत चालाकी से पहले मेरा भरोसा जीता और फिर अपनी बहन के बेटे का रिश्ता मेरे सामने रख दिया। इस सारी प्लानिंग की असली लीडर मुकेश की बहन और मेरी बेटी की सास थी, जिसका इरादा मेरी बेटी को रास्ते से हटाकर मुझे सारी जिंदगी के लिए तड़पाना था। लेकिन इससे पहले कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई और भगवान ने यहाँ भी उसकी मदद की, उसने अपना बच्चा खो दिया जो कि उन्हीं का खून था। लेकिन उसकी जान बच गई। इस हकीकत से पर्दा आज मुझ पर खुला था कि सीमा और उसकी बहन मुकेश की बहनें थीं, जिन्हें शादी से पहले मैं अपनी दिलचस्पी न होने की वजह से देख ना सकी थी। जब सीमा और उसकी बहन ये सब कुछ थाने में बैठी हुई सुना रही थी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकलती जा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान बदले की आग में इस कदर अंधा भी हो सकता है। वो पाप जो मैंने किया ही नहीं था, उसकी सजा इन औरतों ने मुझे और मेरी बेटी को दे दी थी। जब वो लोग कहानी सुनाकर चुप हो गईं और उनके पास बोलने को कुछ न रहा तो फिर मैंने अपनी बेटी को घर से बुला लिया और जब वो सांप के सामने जिंदा सलामत आई तो सबकी आंखें खुल गईं। मैंने पुलिस को आगे की कहानी सुनाई कि कैसे अंतिम संस्कार के वक्त मुझे सच्चाई का पता चला था और मैंने अपनी बेटी की जान बचा ली थी, और जबकि ये सब कुछ उसके परिवार की असलियत सामने लाने के लिए किया गया था। बेशक उन्होंने मुझसे मेरा पति छीन लिया और अब मेरी बेटी छीनने की कोशिश भी की, लेकिन इन सबको भी भगवान ने दुनिया में बदनाम और बेइज्जत कर दिया था। दुनिया में तो सजा काट ही रहे थे, लेकिन जो सजा भगवान के घर में मिलनी थी उसका हिसाब अभी बाकी था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।